हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास सेवन्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। तो वीडियो तो बेसिकली हम लोग यहाँ फिगर्स पे देखे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मंजीत कौर एक टीचर है, तेजा सिंह एक ट्रेडर है, गिरीश राव एक स्टूडेंट है, कांता देव एक डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब कि घर में जो काम करती हैं वो है, और सुजाता कुमारी भी वही है। यहाँ एक साइड में पैराग्राफ दिया है, उसको देखते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े थे कि हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के कुछ की एलिमेंट्स को पढ़े थे। ये कैसे जो पीपल है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को चूज़ करने में, कैसे हम लोग कन्फ्लिक्ट कोई भी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन निकालते हैं। इक्वलिटी, जस्टिस, इक्वलिटी एक की फीचर है डेमोक्रेसी के लिए, और ये बहुत ऑल एस्पेक्ट से फंक्शन करता है। इस चैप्टर में हम लोग इक्वलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये है क्या और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है, और क्या इक्वलिटी सबको इंडिया में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हम लोग कांता की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ के सुनाएंगे कि इससे टाइम हमारा बच जाएगा। हम चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर देंगे, स्टोरी को हम आपको सेंस निकाल के बता देंगे। तो इलेक्शन का डे होता है, कांता उसकी फ्रेंड सुजाता जो होती है वो अपने लाइन में होती है अपना वोट देने के लिए गई हुई रहती है। तो वहाँ पे बताता है कि इज़ इट गुड सुजा डैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि ये कितना अच्छा है ना। सुजा को बता रही होती कांता कि कितना अच्छा है ना कि हम लोग जितने भी हैं सब हम लोग एक ही कंट्री में और सबका सब वोट दे रहे हैं एज इक्वल सिटीज़न। यहाँ तक कि वो है ना, जो कांता है वो जैन साहब के यहाँ काम करती थी। तो वही बताती है कि जो जैन साहब है वो भी हमारे लाइन में ही हम ही लोग के साथ खड़े हैं। तो वो इसकी जो फ्रेंड सुजा बोलती है यस। तो फिर बोलती है कि कांता पीछे सुझाव बोलते हैं कि जाओ ये तुम्हारा टर्न है। तो वही वोट दे देती है जो उसके एरिया में पानी लाने के लिए बोलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका जो बॉस होता है वो बोलता है कि हम लोग मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ कांता। तो वही बोलती है कि यस साहब। फिर वो बोलती है कि कांता बता रही होती है कि गुड़िया को एक फ़ीवर लगा हुआ है और वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी, बट उससे पहले वो अपने साहब के घर पर जाएगी, अपना काम पूरा करेगी और कुछ पैसे एडवांस लेगी। उसके बाद वो जाके अपनी जो बेटी होती है ना उसको पहले वो एक ड्रिंक देती है पीने के लिए, और यू फील बेटर, और हम शाम में उसको बोलती है कि शाम में हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। फिर जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो बोलती है कि कितना मतलब कि बस्ती जो है उसका जहाँ वो रहती है वो क्लीन नहीं है, इसी कारण गुड़िया बार बार बीमार पड़ जाती है। तो गुड़िया तो उसकी बेटी जो रहती है, जब वो देखिए फिगर में दिखा रहा है कि वो काम कर रही है, तो उसकी जो बैठ के जो मैम है वो एडवाइस दे रही है कि सही से साफ़ करो, कॉर्नर्स को भी साफ़ कर देना। फिर उसको जब एडवांस मांगती है तो वो बोलती है कि उसकी मैम एडवांस दे देती है, बट बोलती है कि ये लो एडवांस कांता, बट तुम इसको अपनी आदत मत बना लेना। तो वही कांता बोलती है कि नो मैडम ऐसा नहीं होगा। फिर उन लोग शाम में देखिए सॉरी यहाँ पे हम लोग थे ना या, तो वहाँ पे वो बताती है कि जस्ट फ्यू मोर्स मिनट बेटी, वो अपनी गुड़िया को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी होती है। वहाँ पे बोलती है कि थोड़ा वेट कर लो। फिर बोलती है कि ये सोच रही होती है कि जैन मैडम और जैन साहब जो है उनको ऐसे लाइन में जैसे कि वोट देने के लिए साथ में खड़े थे, बट उनके जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो वो कभी लाइन में खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये हम लोग स्टोरी देखें तो यहाँ पे देखिए हम बताए कि ये लाइन उसको वोटिंग में क्या था कि वोटिंग में सब लाइन में खड़े थे, तो उसको यहाँ पे वहाँ पे सब इक्वल है। बट जब यहाँ पे उसको देखने हॉस्पिटल लेके गई अपनी बेटी को, तो वहाँ पे वो देख रही है कि हम तो खड़े रहते हैं, बट अगर जैन साहब के बच्चे बीमार पड़ेंगे तो उन लोग खड़े नहीं रहते हैं लाइन में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्वल राइट टू वोट। जैसे कि ये जो स्टोरी होता है वो कांता जो है उस लाइन में कांता से स्टार्ट होता है, जो कि वोट देने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पे उसके लाइन में काफ़ी लोग खड़ा होते हैं। जैसे कि जहाँ वो काम करती थी अशोक जैन, फिर छोटे लाल जो है उसका नेबर है, छोटे लाल अशोक जैन। डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक कंट्री पे, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे अडल्ट जो है वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते, वो कितना ही पढ़े लिखे हो, कोई भी कास्ट से बिलोंग करते, वो अमीर हो या गरीब हो, सबको अलाउ किया हुआ है वोट देने के लिए। मतलब कि हम कोई मतलब ये जो पीपल होते हैं जो 18 साल से, जिसका 18 साल से ज़्यादा हो जाता है वो वोट दे सकते हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी एजुकेशन लेवल हो, या फिर वो रिच हो या पुअर हो। तो हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि इसी चीज़ को यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज बोलते हैं, और ये डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है ना वो इक्वलिटी के आइडिया पे बेस्ड है।
क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी एडल्ट्स होते हैं कंट्री में, जिनके पास जितना भी पैसा हो, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, सबके पास एक ही वोट होता है और सबका एक वोट का वैल्यू भी एक ही होता है। आकांक्षा जो होती है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है वोट करने के लिए और हैप्पी रहती है कि वहाँ पे उसको इक्वली सबसे ट्रीट किया जाता है। बट एज हर डेज गोन, जैसे उसका दिन बीत जाता है, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियल मीन्स, क्या ये इक्वलिटी सही में है। ओके, तो लेटेस्ट टेक लेटेस्ट लुक लेटेस्ट टेक अ लुक एट डेली लाइफ। सी लिव्स इन अ स्लम, वो जो है स्लम में रहती है, उसके घर के पीछे एक ड्रेनेज मतलब नाली है, उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है, वो अपने काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती है। ओके, अब वो अपने बोरो करती है मनी अपनी, जहाँ वो काम करने जाती है, फिर अपने बच्चे को वो डॉक्टर के पास लेके जाती है। उसका जो काम होता है ना वो डोमेस्टिक हायर, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और उसके बाद भी उसको डे के एंड में काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ता है। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ना वहाँ बहुत लोग मॉर्निंग से भी लाइन लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये जो लाइन होता है वो मोस्टली पुअर का रहता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी। यहाँ तो हम लोग देखे कि जो भी था वो पैसों से रिलेटेड अनइक्वलिटी था, कि अगर उसके पास कांता के पास पैसे होता तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली लेके चली जाती जहाँ पे उसको लाइन नहीं लगना पड़ता। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कांता वो लोग में से है ना जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में थे। डेमोक्रेटिक इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं, कांता भी वो सबसे एक है, जिसके पास सबके पास जो है राइट टू वोट है, बट डेली लिविंग्स और वर्किंग का कंडीशन जो है सबका इक्वल नहीं है, सब इनइक्वल है। पुअर होने के बाद भी जो पीपल है इंडिया में, काफ़ी सारे इनइक्वालिटी फेस करते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से। अब हम लोग एग्जाम्पल नीचे हम लोग दो स्टोरीज देखने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारे इंडिया में। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज़ द कास्ट सिस्टम। जो कॉमन फॉर्म है इनइक्वालिटी का सबसे ज़्यादा है कास्ट सिस्टम। अगर कोई रूरल एरिया में रहता है तो उसका कास्ट एक आइडेंटिटी बन जाता है, जो कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होता है। बट अर्बन इंडिया में रहता है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो तो कास्ट पे बिलीव नहीं करते हैं, बट हम लोग ऊपर में देखते हैं यहाँ पे कुछ मैट्रिमोनियल्स मतलब होता है कि शादी से रिलेटेड जो होता है ना, वहाँ पे हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर कटिंग देखते हैं कि वहाँ पे कास्ट अभी कैसे भी कंटिन्यू है, जो एजुकेटेड अर्बन इंडियंस का माइंड्स को रिप्रेजेंट करता है। देखें यहाँ पे देखते हैं तो वो बताता है कि हमको जो है ना 32 mm 5 फीट 4 इंच फेयर ब्यूटीफुल गर्ल का डिमांड है। यहाँ पे ऐसा गर्ल चाहिए जो आईटी कंपनी में मुंबई में काम करती हो। अब फिर यहाँ होता है कि बॉय जो है एमबीए किया हुआ है मुंबई में, यहीं से बता रहा है यहाँ पे वही होता है कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल्स, जिसका इतना होना चाहिए। फिर एज है 26, सीए वर्किंग सीए रहनी चाहिए, तमिल ब्राह्मीण मतलब ब्राह्मीण कंडीशन में रहनी चाहिए, जिसका बॉन्ड 1981 के आसपास हुआ था, इतनी सेंटीमीटर टॉल फेयर ये वो दिस डैट। अभी भी देखिए ऐसे ऐसे ये तो आपका कहाँ का दिखा रहा है, वो आपका टाउन का दिखा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग टू स्टोरीज देखते हैं कि कैसे दलित चिल्ड्रन जो है ना वो एक्सपीरियंस करते थे अटेंड स्कूल करने में। जैसे कि हम लोग दलित के बारे में क्लास 6 में ही पढ़े थे। दलित एक टर्म है जो लोअर कास्ट को हम लोग बोलते हैं। दलित का मतलब ब्रोकन होता है, जिसके जो लोअर कास्ट को पॉइंट आउट करता है कि इसको कितना सीरियसली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है फेमस दलित राइटर है। ये एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद के बारे में लिखना। ओके, खुद के बारे में खुद से लिखना। तो ये अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है जिसका नाम जूठन होता है। उसमें ही लिखते हैं कि वो जो जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो उनको सबसे दूर बैठाया जाता था ज़मीन पे। कभी कभी जो है ना वहाँ तक मैन रन आउट मतलब कि मैट जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता था जहाँ पर वो बैठते थे, क्योंकि उनको पीछे बैठाया जाता था। उनको जो कभी कभी डोर होता है ना, डोर के नियर दरवाजे के पास बैठाया जाता था। कभी कभी उनको उनको पीट भी दिया जाता था कोई रीज़न के। जब वो क्लास 4 में थे, जो हेड मास्टर होते हैं ओम प्रकाश के, वो उसको बोलते कि जाओ पूरे स्कूल और प्ले ग्राउंड में झाड़ू मारो। तो वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि होते हैं वो इसके बारे में लिखे थे कि प्ले ग्राउंड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था उनके लिए। कोई भी फोर्स का बच्चा काफ़ी छोटा होता है। हम लोग कितने कितने छोटे थे फोर क्लास में। अब उसके लिए किसी को बोल दिया कि पूरा प्ले ग्राउंड और स्कूल मारो तो किसके लिए कैसे हैंडल होना, कितना डिफिकल्ट वो टास्क हो जाता है।
तो वही बता रहे हो कि क्लीनिंग करते करते मुझे बैक में पीठ में पूरा दर्द हो गया था, मेरा मुँह जो पूरा डस्ट से कवर हो गया था, डस्ट जो है मेरे मुंह के अंदर जा रहा था। अदर चिल्ड्रन जो थे वो क्लास में पढ़ रहे थे जबकि मैं झाड़ू मार रहा था। हेड मास्टर जो है वो अपने रूम में बैठे बैठे मुझे देख रहा था। मुझे यहाँ तक कि पानी पीना तक अलाउ नहीं था। मैं पूरे दिन सिर्फ झाड़ू मारते रह गया। डोर से विंडो से जितने भी टीचर्स थे और बॉयज़ थे वो सभी तमाशा देख रहे थे। प्रैक्टिकल में तो तमाशा होता है, तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश बताते हैं कि जो हम लोग मुझे काफ़ी बार जो कपल ऑफ डे होता है ना, मुझे स्कूल में और प्लेग्राउंड में झाड़ू मारने के लिए देता था। जब उसके फादर जो होते हैं जब वहाँ से पास हो रहे थे अपने बेटे को झाड़ू मारते हुए देखे थे, तब उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो टीचर के पास जाते हैं और ओम प्रकाश का जो हाथ होता है वो वहाँ से लेकर जल जाते हैं और वो उसको बोलते हैं मैं तो इसको लेके जा रहा हूँ बट ये यहीं पढ़ेगा, इसके साथ और भी बच्चे जो है वो यहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे तो ओम प्रकाश के बारे में देख लिए। फिर हम लोग सेकंड स्टोरी देखते हैं जो एक इंसिडेंट पे बेस होता है कि इंडिया लार्जर सिटीज़ में कैसे अभी भी कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो स्टोरी है ना वो मिसेस एंड मिसेस अंसारी का है, जो कि अपार्टमेंट देख रहे होते हैं सिटी में रेंट करने के लिए। उनके पास पैसा भी होता है, वो रेंट पे करने में और उनको रेंट पे करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। वो प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं कि उनको कोई अपार्टमेंट दिखाए। डीलर जो है उनको कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में बताता है और जब वो फर्स्ट अपार्टमेंट में जाते हैं तो अंसारी को काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा लगता है। वो डिसाइड भी कर लेते हैं कि उसको हम लोग ले लेंगे। बट जो वहाँ की लैंड लेडी होती है ना, वो जब उनका नाम पढ़ती है तो वो एक्सक्यूज़ बनाती है कि हम लोग इनको घर रेंट पे नहीं दे सकते कि बिकॉज ये लोग मीट खाते हैं और बिल्डिंग जो है प्योर नॉन वेजिटेरियन है। बट वो जो अंसारी होते हैं और प्रॉपर्टी डीलर होता है वो सरप्राइज़ हो जाता है ये सुन के कि कहीं उसी बिल्डिंग से कोई रूम से फिश बनने का स्मेल आ रहा था। ओके। अब यही सेम एक्सक्यूज जो होता है ना वो सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट वाले डीलर जो होते हैं वो बताते हैं। फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उनको बोलता है कि अपनी जो आपका नाम है वो चेंज कर लीजिए, मिसेज एंड मिसेस कुमार कर लीजिए। द अंसारीज वेयर रिलक्टेंट, मतलब कि अनिच्छुक, बिना उनका मन नहीं था ऐसा करने का, बट वो ऐसा करते हैं। फिर उनको जो होता है कि लास्ट में एंड में एक अपार्टमेंट मिलता है। ओके। तो इसमें बता रहा है कि अंसारी जो होता है ना वो बेसिकली मुस्लिम्स का टाइटल होता है। तो जब तक उन मुस्लिम्स का टाइटल लगाए हुए थे उनको कोई भी रूम रेंट देने को तैयार नहीं था। बट जब वो मिसेज एंड मिसेस कुमार लगा लेते तो उनको टाइटल जो है वो देना मंजूर हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि यू हैव अंडरस्टूड बाई रिकग्नाइज डिग्निटी। डिग्निटी मतलब इज्जत होता है, रिस्पेक्ट। तो यहाँ पता है कि यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ दैट कास्ट वी आर बॉर्न इन टू द रिलीजन वी प्रैक्टिस द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम वेदर वी आर मेल और फीमेल दीज आर द ऑफन थिंग दैट डिटरमाइन वाई पीपल सब ट्रीटेड अनइक्वली। अब जैसे कि हम लोग पढ़े कि रिलीजन के बारे में पढ़े, कास्ट के बारे में पढ़े, कैसा क्लास से हम लोग आते हैं, रिच है या पुअर है, मेल है फीमेल है, ये सब चीज़ हम लोग को बताता है कि हम लोग क्यों इनइक्वली ट्रीट होते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के बारे में पढ़े कि इनको डिस्क्रिमिनेट क्यों किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे दलित कास्ट के थे और अंसारी जो थे वो उनका रीजन डिफरेंट था। अब बता रहा है कोई भी जब पीपल होता है वो अनइक्वली ट्रीट होता है ना तो डिग्निटी वायलेट हो जाता है, डिग्निटी वायलेट हो जाता है। और जो डिग्निटी ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी था उसका काफ़ी ज़्यादा वायलेट हो गया था क्योंकि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया था, जैसे उनको ट्रीट किया गया था बाई पिकिंग ऑन हिप मेकिंग शिप द, जैसे कि और प्रकाश वाल्मीकि को लेके पूरे स्कूल में झाड़ू मरवाया गया कि उसका कास्ट जो था उसका कास्ट के कारण ओम प्रकाश के वाल्मीकि और टीचर जो है उसका डिग्निटी काफ़ी बुरी तरह जो है वो हर्ट कर दी है और उसको इनइक्वली मतलब अनइक्वल मतलब उसको लेस देन इक्वल मतलब कि उसको माना गया, फील करवाया गया। अब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो तो ऐसा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटे थे ऐसी सिचुएशन के लिए। जब उनके फादर देखते हैं तो वही काफ़ी गुस्सा होते हैं, वो टीचर से बहस कर लेते हैं। और अंसारी वाला भी सेम था कि अंसारी का डिग्निटी जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है जब कोई पर्सन उनको अपार्टमेंट देने से मना कर देता है और जब प्रॉपर्टी डीलर उनको चेंज करने के नेम बोलता है तो उनका जो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। ओके। तो हम लोग देखते हैं कि ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश और जो अंसारी है वो उनको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था।
वो भी जो डिज़र्व करते हैं वो सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी डिजर्व करते हैं जैसा कि कोई भी रिजर्व करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई फिगर दिया हुआ है कि कोई जूता पॉलिश करवा रहा है, उसको पैसे फेंक के देता है तो वो पैसे लेने से मना कर देता है। ये है एक 1975 का एक फिल्म था दीवार में, उसमें बताया गया कि जो लड़का होता है पैसा जो फेंक के देता है ना, तो लड़का होता है वो जूता पॉलिश करने वाला पैसे लेने से मना कर देता है, तो फिर से पैसा वो उठा के उसको हाथ में देता है, कहता है कि वो काम करके कमा रहा है, थोड़ी ना फोकट का ले रहा है, करना भी तो सही है। अब हम लोग देखते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हर एक पर्सन को इक्वल रिकोगनाइज करता है कि जितना भी इंडिविजुअल है कंट्री में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी रीजन से ट्राइब से क्यों ना हो, उसका एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, सब इक्वल है। दिस इज नॉट टू से दैट अनइक्वलिटी सीज एग्जिस्ट, इट डज नॉट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑल द पर्सन इक्वाइड। या ये मानना कि कभी भी सब इस चीज़ इक्वल नहीं हुआ है, बट ऐसा भी कहना नहीं सही है कि डेमोक्रेटिक इंडिया में जो काफ़ी सारी इक्वलिटी जो है वो एग्जिस्ट करना गया। अब पहले क्या था ना कि पहले कोई भी लॉ नहीं था जो पीपल को डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करता था, बट अब जो है ना लॉ आ चुका है जो उनके डिग्निटी और इक्वलिटी के लिए वर्क करता है। द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द प्रोविज़न। अब जो इक्वलिटी का के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है उसको हम लोग देखते हैं। अब पहला है कि जो ये पर्सन है, सारा पर्सन है वो लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो इस कंट्री का या फिर कांटा जैसे डोमेस्टिक वर्कर हो, वो लॉ के सामने दोनों सेम हो जाएंगे। और सेकंड जो है वो कोई ये है कि कोई पर्सन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के या मेल या फीमेल के बेसिस पे। और थर्ड ये है कि जितने पर्सन्स हैं ना वो सब एक्सेस कर सकते हैं कोई पब्लिक प्लेसेस पे। जैसे पहले क्या था कि कोई भी जो लोग होते हैं ना ऊंचे क्लास के प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स, मार्केट जा सकते, बट लोअर क्लास के नहीं। बट अब सब जा सकते हैं, कोई भी पब्लिक वेल, रोड, बाथिंग, घाट्स यूज़ कर सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी में छुआछूत की जो भावना है उसको अबॉलिश कर दी गई है। इस जो टू वेज में है जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है इक्वालिटी को, मतलब कि दो तरीक़ों से जो गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करता है। पहला लॉ से और दूसरा कुछ प्रोग्राम और स्कीम से। जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी में से जो पिछड़े कम्युनिटी से उनको हेल्प करके काफ़ी सारा लॉज बना हुआ है इंडिया में जो प्रोटेक्ट करता है हर पर्सन का राइट कि वो इक्वली ट्रीट किया जाता है। इन एडिशन टू लॉज के बावजूद क्या क्या है, तो गवर्नमेंट ऑल्सो सेटअप सेवरल स्कीम्स। गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्कीम्स सेटअप करती है जो काफ़ी सारी कम्युनिटीज और इंडिविजुअल का जो लाइफ है उसको इक्वली ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है, जो कि बहुत सालों से या बहुत सेंचुरीज से अनइक्वल ट्रीट हो रहे थे। ये इंश्योर करता है सबको ग्रेटर अपॉर्चुनिटी हु हैव, सबके लिए जो पहले उनके लिए नहीं था। एक और स्टेप है गवर्नमेंट का जो हम लोग देखते हैं मिड डे मील स्कीम। ये रेफर करता है एक प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंटली एलिमेंट्री स्कूल में दिया जाता है कि चिल्ड्रन को दोपहर में लंच मिलता है। तमिलनाडु पहला स्टेट था जो इसको स्टार्ट किया था, फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट था सारे गवर्नमेंट को सारे स्टेट की गवर्नमेंट को बोलता है कि ये प्रोग्राम को 6 मंथ तक करे। और इस प्रोग्राम का काफ़ी सारा पॉजिटिव इफेक्ट्स आता था कि पहले क्या होता था ना कि जो बच्चे स्कूल जाते थे तो टीचर का कहना है कि वो घर जाते थे लंच करने के लिए, बट वो लौट के नहीं आते थे। जो अब लंच देने से उनका जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गया है। फिर उनकी मदर जो है ना उनको अपना काम छोड़ के जाना पड़ता था ना बच्चों को खाना खिलाने के लिए, बट अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ता है। अब ये प्रोग्राम से है ना कास्ट जो इनइक्वालिटीज़ है वो भी रिड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि और जितने भी कास्ट के बच्चे होते हैं ना वो साथ में बैठ के खाना खाते हैं, और दलित वुमेन ही जो है वो खाना बनाती है। तो मिड डे प्रोग्राम जो है ना वो रिड्यूस करता है पुअर स्टूडेंट्स का हंगर को, जो कि पहले नहीं कर पाते थे। और जैसे कि काफ़ी देर पहले क्या था ना कि जो बच्चे थे वो खाना नहीं खा पाते थे, तो पूरे स्टूडेंट्स तो वो उनका खाली पेट जो है ना कंसंट्रेशन नहीं होता था, तो वो कंसंट्रेशन लेवल भी सही हो गया है। वाइल गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इक्वलिटी को इंक्रीज़ करने में। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ टू हेल्प इंक्रीज द इनरोलमेंट। अब जैसे कि मिड डे प्रोग्राम था वो हेल्प किया हम लोग को अटेंडेंस जो पुअर का होता है वो स्कूल में जो डिफरेंसेस अराइज होता था वो होता था, बट इसके बावजूद कुछ डिफरेंसेस अभी भी है जो रीच अटेंड करते हैं स्कूल को, पुअर अटेंड करते हैं। इवन टुडे आज भी ऐसा काफ़ी सारा स्कूल है जहाँ पे पीपल जो होते हैं ना वो अभी भी बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को किया जाता था। अब ये जो चिल्ड्रन को फोर्स करता है अनइक्वल सिचुएशन में जहाँ पे इनका डिग्निटी का रिस्पेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पीपल ऐसा सोचते नहीं हैं।
पीपल उनको इक्वल नहीं सोचते हैं, जबकि ऐसा लॉ रिक्वायर्स करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेन रीज़न एटीट्यूड जो होता है काफ़ी धीरे धीरे चेंज होता है। पर्सन जानता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लॉ के खिलाफ है, बट फिर भी वो पीपल को अनइक्वली ट्रीट कर रहा है कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस के कारण, क्योंकि वो वुमेन है। इट इज़ द पीपल when people कहाँ थे, या इट इज़ ओनली when people believe, जब बिलीव करने लगे नहीं कोई भी इन्फीरियर नहीं है, तब ये सब सही हो जाएगा, इक्वल सोसाइटी जो है इक्वल हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। तो इसमें भी बेसिकली यही बताया गया इंडिया एक ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे डेमोक्रेसी अनइक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं जिसको हम लोग अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं, जो कि स्लेव्स है बेसिकली, वो 1950 में उनको लाया गया था, और जब 1950 में इनको लाया गया था यहाँ काम करवाने के लिए, मजदूरी करवाने का एज अ स्लेव, बट अब उनको इक्वली नहीं ट्रीट किया था। 1950 में काफ़ी सारा राइट्स हुआ जहाँ पे अमेरिकन को पुश किया गया इक्वल राइट्स के लिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई ट्रैवलिंग में बर्थ करता तो ब्लैक लोग को है ना वो पीछे बैठना पड़ता था, और अगर वाइट पर्सन बैठना चाहता है तो उनको उड़ना पड़ता था। अब रोजा पार्क्स नाम के एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमन है जो पूरे दिन काम करके थक जाती है, वो सीट देने से मना कर देती है 1 दिसंबर 1955 को। तो उसका जो रिफ्यूज़ल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक मूवमेंट टाइप का स्टार्ट कर देता है, जिसको हम लोग सिविल राइट्स मूवमेंट बोलते हैं। और सिविल राइट्स मूवमेंट 1964 जो है ना उसमें एक लॉ आता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है रेस और रिलीजन और नेशनल ओरिजिन से वो हट जाता है। तो बेसिकली इसमें इतना ही बताया गया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।